हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। आफ्टर सॉल्विंग द केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 पेपर, नाउ वी शैल सॉल्व द केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2018 पेपर। हमने जो है एक 7 वीडियोस की सीरीज में केवीएस का पीजीटी फिजिक्स पेपर सोल्व किया था 2023 वाला। अब हम कुछ वीडियोस की सीरीज और लाने वाले हैं जिसमें हम 2018 का जो पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगेंगे और अगर अच्छे लगते हैं आपको तो प्लीज इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ लाइक भी करिए। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, क्योंकि यहीं से आपका पीजीटी का फिजिक्स वाला पार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। Two equal charges are initially kept at a certain distance apart in vacuum. If the magnitude of each charge is increased by 50%, the distance between them is increased by 100%, and the charges were kept in a medium of dielectric constant 9. The magnitude of the Coulomb force between them will change 1 by 8 of initial value, 1 by 16 of initial value, 1 by 4 of initial value, 1 by 32 of initial value। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वल चार्जेस दे रखी है, आर इनिशियली कैप्ट इन सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम। वो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं इन वैक्यूम में, ठीक है। तो लेट अस सपोज इन वैक्यूम, अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में हम उस फोर्स को मान लेते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, ये वैक्यूम में। अब हमने जो है उसको एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 है, और इसमें जो है इसके चार्ज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है 50%, और जो डिस्टेंस है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है 100%। तो यहां पर जो Q डैश है वो आपका हो गया Q प्लस 50% ऑफ Q, और तो ये आपका हो जाएगा Q प्लस Q बाय 2 विच इज इक्वल टू 3Q बाय 2। ओके, R डैश यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा R प्लस 100% ऑफ R, सो दिस विल बी इक्वल टू 2R। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2R आ जाएगा। और जो आपका एप्सिलॉन है वो आपका होगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो K यहां पर है 9 और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, तो 9 एप्सिलॉन नॉट आपका जो है ये आ जाएगा इस केस में। और इन मीडियम, अब हम जो है मीडियम की बात करेंगे तो हमारा जो फोर्स आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाय आर डैश स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे। जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो आप ये देखोगे यहां पर एप्सिलॉन की जगह हम रखेंगे 4 पाई 9 एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश स्क्वायर हमारा है 3Q बाय 2, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा, और R की जगह आप रखोगे 2R स्क्वायर। अब यहां से जो है हम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और नीचे आपका बचेगा, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 4, यहां आपका आ गया 9 इंटू 4, ठीक है। सो दिस विल बी 9 से 9 कैंसल आउट, तो ये आ गया आपका 1 बाय 16। ये पूरा जो फोर्स है आपका किसके इक्वल है, अगर इसको हम F डैश मान ले तो ये हो गया आपका F के इक्वल। ओके, सो जो राइट आंसर है वो होगा आपका 1 बाय 16 F। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72. Consider a system of 3 thin rods CA, AB and BD, each of length L, but the masses m, 2m and 3m respectively. The rods are assembled as shown in the figure. The center of the mass of the system is at. आपको center of mass इसमें दे रखा है, निकालना है सॉरी कि सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, और फिगर जो है आपको कुछ इस तरह की दे रखी है। इसमें जो है आपका ये C है A, और इसको उन्होंने B ले रखा है, और ये आपका D है, ठीक है। इस रोड का जो मास है वो M है, इस वाली रोड का मास 2m है, और
ये इसका सेंटर दे रखा है कि एक्सिस के अकॉर्डिंग ये x हो गया और ये y। इतनी लेंथ आपको दे रखी है l/2 और ये भी आपको l/2 दे रखा है इतना। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब एक सिमेट्रिकल रोड होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल उसके सेंटर पे लाई करता है। इसका पूरे का मास m है और इसका 2m है और इसका 3m है। तो इसका सेंटर AC का मास, AC का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर, इसका यहां पे लाई करेगा और इसका यहां पर। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो उसके बाद मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम का जो है सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ AC। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाले AC का तो ये आपका लाई करेगा, x का जो कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि -l/2 कोमा y हो गया आपका 0। ओके, फिर है सेंटर ऑफ मास ऑफ AB, ये आपका लाई करेगा x का कोऑर्डिनेट 0 और ये हो जाएगा l/2। सेंटर ऑफ मास ऑफ BD, ये हो जाएगा आपका +l/2 कोमा 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए कि x y z के कोऑर्डिनेट कहां पे लाई करेंगे सेंटर ऑफ मास के ऑफ AC AB एंड BD। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसका अगर x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो यहां पर जो है आपका m1 m है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -l/2, फिर प्लस 2m और इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो है आपका 0, प्लस m3 जो है वो आपका 3m है और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये आपका आएगा l/2 डिवाइड बाय m प्लस 2m प्लस 3m। तो x हमारा आ जाएगा यहां से -ml डिवाइड बाय 2 प्लस 3ml डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6m। ठीक है, और इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे m से m कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, ऊपर हमारा रह जाएगा -l प्लस 3l डिवाइड बाय 2 इंटू 6 और ये हो गया आपका 2l डिवाइड बाय 2 इंटू 6 कैंसल। तो x का जो कोऑर्डिनेट आया वो आपका आया l/6। ठीक है, x का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका आ गया l/6। Now we have to find out the coordinate of center of mass of this system. ठीक है, y coordinate. Now we have to calculate the y coordinate. So y coordinate के लिए हम क्या करेंगे, y coordinate के लिए भी सेम यही फॉर्मूला बट y की टर्म्स में आ जाएगा m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, और इसमें देन आपका हो जाएगा m, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट था वो 0 था, प्लस 2m, इसका कोऑर्डिनेट हो गया l/2 प्लस 3m, y3 था हमारा 0 डिवाइड बाय 6m और ये आपका आ जाएगा देन कैंसल और वैल्यू जो आएगी वो l/6 ही आएगी। तो इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट आपके आए वो l/6 कोमा l/6। तो ये जो है आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। Now come to next question. A small sphere of mass 0.300 kg is attached to a fixed support through a light cord of length 0.900 meter. The sphere is held horizontally as shown in the figure. The sphere is released. The tension in the cord at the lowest point of the sphere
पाथ इज, यानी कि हमें बताना है, हमें डायग्राम भी दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं 2.65, सेकंड है 2.94, थर्ड है 5.88 न्यूटन और लास्ट है 8.882 न्यूटन। और इसमें जो डायग्राम आपको दे रखा है वो कुछ इस तरह का है। ओके, और ये सी सेंटर दे रखा है। तो आपका जो है ये देखिए, यहां से आपके इस पॉइंट से मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं ए, ये लोएस्ट पॉइंट है बी, और ये फिर अगेन है सी। सॉरी, सी तो हमने ले लिया, हमें जरूरत भी नहीं है सी की वैसे दोबारा। तो सी है, ये है और ये बी है। देखो यहां से हमारे जो है मास को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, एक स्मॉल स्पेयर ऑफ मास। इसका जो मास है इस वाले का एम जो है वो है 0.3 kg, ठीक है। और ये जो है आपकी रेडियस, ये इस कोड की जो रेडियस यानी आर हमें दे रखा है 0.9 आई थिंक मीटर। ओके, 0.9 मीटर। बाद में 0 लगाने का कोई मोटिव नहीं है। तो ये हो गया आपका 0.9 मीटर। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं, m इक्वल टू 0.3 kg और r आपका हो जाएगा 0.9 मीटर। ओके, अब जो है यहां पर ये जो है वो रिलीज किया जाता है, तो रिलीज होकर ये यहां तक आएगा। और यहां पे पूछा गया कि जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो कितना जो है आई थिंक कितना जो है टेंशन लगेगा, कोड पर कितना टेंशन लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें यहां पर देखना है तो इसके लिए मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं कि ये मेरा पॉइंट है बी, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर आपका mg फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये मूव करता हुआ आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट मींस ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो यानी कि इसके पास वेलोसिटी है, और अगर इसके पास वेलोसिटी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। और यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे लगेगा वो आपका होगा mv²/r। ओके, और यही आपका बैलेंस करेगा टेंशन को। तो अगर मैं देखूं तो टेंशन जो है वो आपका इक्वल होगा mg प्लस mv² डिवाइड बाय r के। ओके, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करूंगा कि जितनी भी एनर्जी है वो यहां से पर जाकर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी कन्वर्ट हो रही है आपकी काइनेटिक एनर्जी में। सो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv², m से m कैंसल आउट, सो v² इज इक्वल टू 2gh। तो यहां पर ये 2, या फिर हम ऐसा करते हैं, हम इसको r जो h जो है वो आपका r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो हाइट है ये आपकी r के इक्वल है। तो मैं अभी यहां पे इसे सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू को तो इसमें इक्वेशन में जो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका mg प्लस m, v² की जगह आ जाएगा 2gr डिवाइड बाय r से r कैंसल आउट। तो ये हो गया mg प्लस 2mg। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू 3mg। तो 3 इंटू मास है हमारा 0.3 और g की वैल्यू है 9.8, क्योंकि 10 लोगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, 9.8 से ही जो है वो करेक्ट आंसर निकल रहा है जो 8 वाला है। नहीं तो अगर 10 लेगे तो 9 आ जाएगा समथिंग। तो यह हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 9.8, दिस विल बी इक्वल टू 8.82 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो जो है करेक्ट है। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 73, जिसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है।
अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। Okay, now next question number 74. An ideal gas is taken through a cycle of changes as shown in the figure. The temperature remains unchanged along the path AB and CD, but changes along BC and DA. Then for the path DA, आपको 4 options दे रखे हैं। एक बार मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। ए बी सी डी, इस तरह से आपकी साइकिल मूव कर रही है चेंजेस की, यानी प्रेशर वॉल्यूम में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इस तरह से। और ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा डब्ल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है डेल्टा डब्ल्यू लेस देन 0, डेल्टा टी लेस देन 0, डेल्टा क्यू लेस देन 0। फोर्थ ऑप्शन है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0, डेल्टा टी लेस देन 0 एंड डेल्टा क्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपको जो है ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बोला गया है कि एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ चेंजेस एज शोन इन द फिगर, द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज अलोंग द पाथ ए बी एंड सी डी, यानी ए बी और सी डी का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ए से लेकर बी तक आइसोथर्मल आपका होगा, आइसोथर्मल क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सी से डी तक आइसोथर्मल कंप्रेशन। बी से सी तक आपका होता है अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, तो इसमें आपका कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं आ रहा। बी से लेकर सी तक कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम इसमें जो है आपका कांस्टेंट बना हुआ है। वॉल्यूम क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम, ये चीज आप याद रखना, एडियाबैटिक नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। एडियाबैटिक में तो आपकी हीट चेंज होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, बट इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये एक तरह से आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। अब बी से सी और डी से ए तक आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि डी से लेकर ए तक आपका जो है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और जब भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो वर्क डन भी आपका 0 आता है, बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वो P इंटू डेल्टा वी होता है। तो अगर यही आपका 0 हो गया है तो इसका मतलब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? 0। तो या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब इस वाले केस में जो है कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन जब भी होगा तो आपकी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो टेम्परेचर जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0, डेल्टा टी ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा क्यू ग्रेटर देन 0। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 75 मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये जो है मिसप्रिंटेड था। केवीएस ने इसमें जो है ऑप्शन गलत दे रखे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 76। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन बिलो, a capacitor C is connected between the points A and B. The potential drop VA minus VB across the capacitor C is, और जो डायग्राम दे रखा है वो ये डायग्राम आपको दे रखा है। यहाँ पर आपके 3 बैटरी कनेक्टेड है, ये 1 वोल्ट की है, ये आपकी 1 वोल्ट है और ये आपकी 2 वोल्ट है। यहाँ पर रजिस्टर है R ओम, और ये वाला जो रजिस्टर है ये 2 R है इसकी वैल्यू। यहाँ पर एक कैपेसिटर गिवन है और आपको बोला गया है कि फाइंड आउट VA माइनस VB, ठीक है। ये आपका कितना है ये आपको निकालना है बेसिकली। ओके, सो ऑप्शन है 1 है आपका V, सेकंड ऑप्शन V/3, थर्ड है सेकंड ऑप्शन है आपका V/2 और फोर्थ है आपका 2V/3।
सो इन क्वेश्चन को करने के लिए हम किरचॉफ रूल का यूज करेंगे और इस बड़े वाले जो स्क्वायर है दैट इज DCGFD, इस वाले में अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1V, और यहां पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो माइनस, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में लूप को लेके जा रहे हैं। मैं अभी यहां भी साइन लगा देता हूं और यहां भी आपका I जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ये होगा -IR। फिर यहां से यहां तक कोई भी आपका कोई एलिमेंट नहीं है जो पोटेंशियल ड्रॉप बना रहा हो। फिर G से F तक आते हैं तो ये पहला मिलान है जो है आपका 2IR प्लस सॉरी नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन पहले आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। और फिर ये वोल्टेज आपकी हो जाएगी +2 और ये हो जाएगा आपका =0। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलेगा -3IR +1 =0। तो IR, ये V है आपका, V बचेगा, तो IR जो मिला हमें वो आपका आएगा V/3। ठीक है, IR की वैल्यू मिल जाएगी V/3। अब हम लूप लेते हैं ये वाला DCAE, इस वाले रूप में अगर हम लगाते हैं तो हमें मिलेगा -IV। ठीक है, और ये हो गया आपका -IR। फिर यहां से लेकर यहां तक आपका पोटेंशियल, अब देखो हम यहां से इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा +VA -VB। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +IB =0। तो ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा, और यहां पर ये आ गया IR +VA -VB =0 और VA -VB IR, और IR की वैल्यू आपकी आ रही है V/3। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही है, V/3। सो राइट आंसर इज V/3। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वो आपका बनेगा V/3। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 77. To monochromatic radiation of blue-green color of same intensity are in turn incident on a photosensitive surface. Which one of the following is a correct statement? First दे रखी है आपको statement, threshold frequency and photoelectric current for the blue light will be more compared to the green light. सेकंड दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट द करंट विल बी स्मॉलर फॉर द ब्लू लाइट कंपेयर टू द ग्रीन लाइट। थर्ड आपको दे रखा है बोथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर द ब्लू लाइट विल बी लेस कंपेयर टू द ग्रीन लाइट। एंड फोर्थ आपको दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी लेस बट फोटो करंट फॉर द ब्लू लाइट विल बी मोर कंपेयर टू द ग्रीन लाइट। इन क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चन में जो है आपको लास्ट में देखोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका किसी में सेम दे रखा है, किसी में ज्यादा दे रखा है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो एक मटेरियल की होती है और वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, आपके किसी भी कलर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जिसमें भी आपका ये लिखा होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम देखेंगे सिर्फ एक ही में दे रखा है, ठीक है, बाकी का जो पार्ट है इसमें सेकंड वाला जो है उसी में दे रखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट द करंट विल बी स्मॉलर फॉर द ब्लू लाइट कंपेयर टू द ग्रीन लाइट। तो करंट विल बी स्मॉलर फॉर ब्लू लाइट कंपेयर टू द ग्रीन लाइट। ये हम प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है जब हमें फर्स्ट ही हमारा जो है पार्ट मिल गया कि हमारा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला है। तो इसको आगे करने को तो कर सकते हैं बट टाइम वेस्टेज है, कोई फायदा नहीं है, तो इसको हम यहीं पे स्किप करते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट करंट विल बी स्मॉलर फॉर द ब्लू लाइट कंपेयर टू द ग्रीन लाइट। ठीक है, मैं एक फॉर्मूला आपको लिख देता हूं इंटेंसिटी से रिलेटेड, क्योंकि इंटेंसिटी जो का फॉर्मूला जो होता है वो N/T इंटू F होता है फॉर यूनिट एरिया के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर जो F है ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे, ये ब्लू के लिए हो गया और ये आपका ब्लू के लिए हो गया, और देन फिर ये ग्रीन के लिए
और ये आपका फिर ग्रीन के लिए। ठीक है, अब रेशो निकालोगे, आप रेशो निकालोगे तो इसकी जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, ग्रीन की कुछ होती है, तो उससे कंपैरिजन करोगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये मिल जाएगी। और इसको सोल्व करके आपको जो मिलेगा कि जो करंट होता है ब्लू लाइट के लिए वो ग्रीन के कंपैरिजन में स्मॉल मिलेगा। Okay, now come to next question. Question number 78. In nuclear fusion, a nucleus of mass m plus delta m at rest breaks into nuclei each of mass m by 2. The speed of each nucleus is, आपको ऑप्शन दे रखे हैं c अंडर रूट डेल्टा m by m plus delta m. सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है c डेल्टा m डिवाइड बाय m plus delta m. थर्ड दे रखा है सी अंडर रूट टू डेल्टा एम डिवाइड बाय एम. एंड फोर्थ दे रखा है सी अंडर रूट डेल्टा एम बाय एम. ओके, तो इस क्वेश्चन में जो आपका न्यूक्लियस है उसका मास दे रखा है एम प्लस डेल्टा एम. ये मास जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एम बाय टू एम बाय टू. सपोज इसकी वेलोसिटी v है और इसकी भी वेलोसिटी v है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. तो स्पीड निकालनी है एज की, तो सेम ही आएगी. अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस हो रहा है, न्यूक्लियस टूट रहा है. तो जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी जो वो रिलीज करता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये होती है. और यही जो एनर्जी मिलेगी वही, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पर है, इनिशियली कहा है ये रेस्ट पर, और यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी. तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से गेन करी होगी इसने? वो काइनेटिक एनर्जी गेन करी है मास इफेक्ट से. जितना मास आपका जो है कम हुआ होगा वो आपका कन्वर्ट हो गया होगा आपकी एनर्जी में. अब इसी को हम इक्वेट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो अगर हम इक्वेट करें डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, मास हो गया पहले का m/2, और स्पीड हम ले रहे हैं इसकी v स्क्वायर प्लस सेम उसके लिए भी यही आ जाएगा m/2, और ये हो गया आपका v स्क्वायर. तो डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बन जाएगा m/2 v स्क्वायर. ठीक है, और यहां से अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका होगा 2 डेल्टा एम डिवाइड, और यहां पे सी स्क्वायर डिवाइड बाय एम. सो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 2 डेल्टा एम डिवाइड बाय एम. तो ये आपका फाइनल आ जाएगा. सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3. तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है यहां पे. Okay, so now come to next question. Next question 79. Water flows through a horizontal pipe of varying cross section. Its speed is 5.20 meter per second at points where cross sectional area is 4.20 centimeter square. What will be the speed of flow at points where cross sectional area is 7.00 centimeter square? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 1.04 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड दे रखा है 2.08 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 3.12 मीटर पर सेकेंड, फोर है 4.16 मीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करना पड़ेगा. दैट इज a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. सो v2 इज इक्वल टू a1 v1 डिवाइड बाय a2. क्वेश्चन में जो है आपका a1 आपको दे रखा है 4.2, वेलोसिटी आपको दे रखी है v1 5.2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है a2 यानी कि 7. तो ये कैंसिल हुआ 0.6, और 0.6 इंटू 5.2 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.12 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. ओके,
तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट है, 3.12 मीटर पर सेकेंड। Okay, now come to the last question of this video. When unpolarized light is incident on a surface of separation of a medium of refractive index √3 with respect to air, the refracted and reflected rays make a right angle with each other and reflected wave is then totally polarized. The angle of incidence is, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है। एक्चुअली ये जो केस है वो ब्रेविस्टर एंगल का केस है कि इसमें बोला गया है कि ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल हो गया आपका, और ये लाइट इस तरह से बैंड होगी, तो ये वाली जो लाइट होगी रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। और जब इनके बीच का एंगल 90 हो जाता है तो इस एंगल को हम आईपी यानी कि ब्रेविस्टर एंगल बोलते हैं। एंड दिस ब्रेविस्टर एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय tan IP इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो IP वुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है √3 और √3 आपका आता है 60 डिग्री पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सो हमने जो है 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन करे इस वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा उसमें हम 81 से बाद वाले जो 90 तक के क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।